हाँ जी। आज के सॉल्यूशन है 25 से आगे के सवालों के। क्वेश्चन नंबर 26 से अपन शुरू करेंगे। पहला जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है वो पावर ऑफ लेंसेज का है। दो लेंस हैं, डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, फोकल लेंथ f1 f2 है। दोनों का इक्विवेलेंट पावर निकालना है, क्या आएगा। तो पहले मैं आंसर टिक करा देता हूँ, फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये बनेगा कैसे, इसके सॉल्यूशन पे अपन विचार कर लेते हैं। पावर का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। आपके पास में कोई लेंस है और इस लेंस की फोकल लेंथ में f1 मान लेता हूँ। ये लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर पाए, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मान लो इसके ऊपर कोई पैरेलल लाइट रे आकर के हिट हुई और ये इसका इंपैक्ट पैरामीटर h1 है। ये इस लाइट रे को मान लो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा था एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट f1। जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है मैं उसको f1 के बराबर मान लेता हूं। तो इसने इस लाइट रे को अपने ओरिजिनल पाथ से अल्फा एंगल से डेविएट कर दिया। लेकिन मैंने इसको डेविएट होने से पहले ही, इसके यहां पहुंचने से पहले ही इसके रास्ते में मान लो एक और लेंस पुट कर दिया और वो लेंस था फोकल लेंथ f2 का। तो मैंने यहां पर एक दूसरा लेंस इंसर्ट किया और दूसरा लेंस जैसे इंसर्ट किया, अपन ने बोला ये जो लाइट रे है ये जाना चाह रही थी इस वाले पॉइंट पे, लेकिन इस लेंस के कारण इसमें भी कुछ बेंडिंग आएगी। इसको मैं h2 मान लेता हूं और बेंडिंग आई तो मैं बोल देता हूं ये वाली बेंडिंग जो है वो अल्फा है। तो टोटल जो इस पाथ में डेविएशन आया वो डेविएशन आया अल्फा, सॉरी इसको बीटा मान लेते हैं चलो, है ना। तो अल्फा से इसने घुमाया, बीटा से इसने घुमाया, तो टोटल जो डेविएशन है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। इसलिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, टेन डेल दिस इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब जो मेरे पास में ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं अप्रोक्सीमेटली फोकस मान लेता हूं सेकंड का, बट ये रियल फोकस नहीं है क्योंकि इस पे लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो अपन अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं टेन डेल इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन डेल का मतलब ये है ये इक्विवेलेंट लेंस के लिए डिफाइन होगा। और इक्विवेलेंट लेंस ये कहता है कि जो ये दोनों लेंसेज ने मिलकर के डेविएशन किए, दोनों लेंसेज मिलकर के इस लाइट रे को यहां कन्वर्ट करवा रहे हैं। क्यों ना मेरे पास यहां पे एक ही लेंस होता और वो इक्विवेलेंट होता और इस पे लाइट रे अगर मान लो मैं h1 हाइट पे टकराता तो ये अकेला ही उस लाइट रे को इस f2 पे कन्वर्ट करा देता, जो दोनों मिलकर के कर रहे थे। और इस फोकल लेंथ को मैं बोल देता ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f है, राइट। आगे बात समझ। तो मैं बोल देता हूं दोनों लेंसेज में सेपरेशन अपने को गिवन है d। तो मैं बोलता जो इक्विवेलेंट लेंस काम करेगा वो 10 डेल होता, टोटल डेविएशन डेल के बराबर, और 10 डेल इक्वल्स टू h1 बाई एफ आता। तो इसको मैं लिख देता हूं ये h1 बाई एफ है। इस वाले को मैं लिख देता हूं 10 अल्फा को, तो ये आ जाएगा h1 बाई f1। ये वैल्यू आ गई h1 बाई f1 के बराबर, प्लस ये आ जाएगा h2 बाई f2 के बराबर। अब अपन कोई सिमेट्रिसिटी लगाते हैं जिससे अपन इसको एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि आंसर डी के टर्म्स में लाना है। तो एक काम करते हैं h2 को रिप्लेस कर देते हैं h1 के टर्म्स में, तो h1 हट जाएगा और अपना प्रॉपर आंसर बन जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल होगा मेरे पास में, इस ट्राइंगल को मैं बोल देता हूं ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो h1 है, ये पूरा ट्राइंगल। और यहां पे मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक हैं। तो अपन ये बोले तो अपन ये बोल सकते हैं h1 बाई h2, ये बना अपने पास में। तो h1 बाई h2 बराबर मेरे पास में आएगा f1 अपॉन, और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना हो तो ये आ जाएगा f1 माइनस डी। मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास में f1 माइनस डी। तो अगर मुझे h2 को रिप्लेस करना हो तो h2 का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा h1 इंटू f1 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1, राइट। अब देखो इसको यहां पुट कर देते हैं, तो मेरे पास रिलेशन आया h1 बाई एफ, दिस इज इक्वल्स टू h1 बाई f1, प्लस में यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो h2 का वैल्यू मेरे पास आया h1, यहां मैं लिखूंगा f1 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1 है और पहले से f2 और था, तो h1 और h1 तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहां बना 1 बाई एफ, इसको मैं लेता हूं 1 बाई f1, और इसका अगर मैं डिवाइड करूंगा तो पहले तो बन गया मेरे पास में 1 बाई f2 और उसके बाद आ जाएगा माइनस का d टाइम्स ऑफ f1 f2। ये अपने पास इक्विवेलेंट पावर का आंसर हो गया। क्लियर है। जब भी कोई लेंसेज गिवन हो और उनका पावर ऐसे निकालना हो तो उनकी फोकल लेंथ जो है वो अपन लोग किसके साथ में रखते हैं, प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स के साथ में अगर कॉन्केव आ गया तो इसमें जो बेंडिंग आती है उस बेंडिंग का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि एक अगर कन्वर्स करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, उससे रिलेटेड बातें। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन बन रहा था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। चलो भाई इक्विलेटरल है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सिंपल क्वेश्चन।
इसमें आप लोग लीड नहीं कर सकते हैं, सभी के करने लायक सवाल है। इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, ये सारे ही फोर्सेस लगाएंगे, सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। तो इस वाले चार्ज ने जो फोर्स लगाया इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो ये आ गया F1। ठीक है भाई। इस वाले ने लगाया, इस वाले को मैं मान लेता हूं F2। ठीक है। इस वाले ने लगाया, मैं उसको मान लेता हूं F3। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन सोल्व करने लायक नहीं है वैसे। 3 फोर्सेज हैं, सभी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब सभी फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और सभी में जो एंगल आएगा वो सेम आएगा। देखो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो मैं बोलूंगा ये जो एंगल बचेगा 120, ये भी 120, ये भी 120। तो देखो ध्यान दो, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 120 पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी इनके बराबर है, रिजल्टेंट भी इनके बराबर है। इसका मतलब इनमें एंगल 120 आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के कारण यहां से जो एफ नेट बनेगा, उस एफ नेट का वैल्यू बोलो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्योंकि जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट भी इनका बाइसेक्ट करता हुआ जाता है और मैग्नीट्यूड में इनके बराबर होता है। तो अपन ये बोल देंगे F2 और F3 और F1 का रिजल्टेंट जो इधर बना वो मैग्नीट्यूड में इनके बराबर ही होगा। और ये जो R मेरे पास बन रहा है, ये R इस F2 के इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट 0 बना देगा। आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा सोल्व करने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें भाई। 28 में क्या दिया हुआ है, स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली फिट किया गया है दोनों के बीच में, जितना प्लेट्स का एरिया है उतने ही एरिया की सीट को अपन ने इंसर्ट किया, बट हैज थिकनेस ऑफ 3/4d, राइट, where d is the separation of the plates। आसान सवाल है भाई। the new capacitance when the slab is inserted between the plates is given by 3/4d के बराबर है ना। तो अपन डायग्राम इसका ले लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके देखना पड़ेगा पहले। अपन बोलते हैं ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, और मान लो अपन सबसे पहले जो इसका कैपेसिटेंस था, वो कैपेसिटेंस क्या पहले के टर्म्स में गिवन है क्या, चलो सी नोट के टर्म्स में गिवन है। तो पहले वाला जो कैपेसिटेंस है उसको तो मैं बोल देता हूँ सी नोट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, है ना, ये अपन जानते हैं। अब जो मेरे पास में प्लेट्स दी हुई हैं, उन प्लेट्स का एरिया कंसीडर्ड है, एरिया ए है, लेकिन जो मैं मीडियम फिल कर रहा हूं वो मीडियम एक पर्टिकुलर सेपरेशन तक फिल कर रहा हूं, और ये पर्टिकुलर सेपरेशन तक फिल करने का मतलब 3/4d के बराबर है। तो वैक्यूम मेरे पास में बचा d/4 में। वैक्यूम कितने में बचा, d/4। अब बात सुनो सारे, देखो जैसा कि एज पर लो अपन जानते हैं, जैसे ही अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ का अगर ई नोट है तो ये हो जाएगा अपने पास में ई नोट बाई के, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो यहाँ पे, अब बात सुनना, देखो ये दो पोर्शन बन गए, तो इस वाली प्लेट से लेके यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अलग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप अलग है। तो अगर मैं ये बात करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होने के कारण ये दोनों ही अरेंजमेंट मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में, कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो मेरे पास में जो 1/c इक्विवेलेंट आएगा उसका वैल्यू होगा 1/c1 प्लस 1/c2 के बराबर, राइट। अब बात सुनो, देखो C1 का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं इस पहले वाले का, तो कैपेसिटेंस मेरे पास में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जो इसका सेपरेशन है वो कितना है 3/4d, तो मैं लिखूंगा 3d, 4 चला जाएगा ऊपर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। ठीक है भाई। और इस वाले का अगर मैं बोलना चाहूं तो यह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/4, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इनकी वैल्यू रखता हूं तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 को अगर मैं लिखना चाहूंगा 1/c1, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 3d डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4ka एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में d/4, और यहां पर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इन दोनों में से अगर अपन कॉमन लें तो कॉमन लेने पर अपने पास आएगा d डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया बाहर, और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3/4k, और प्लस में यहां का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 1/4 के बराबर, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4k, और 4k एलसीएम आएगा तो मैं इसको लेता हूं, ये आ गया मेरे पास 1/c0, एलसीएम मेरे पास बना 4k, तो यहां पर बनेगा 3 प्लस यहाँ 4 तो आ गया k। अब इसका उल्टा कर दो, तो मेरे पास में जो c इक्विवेलेंट बना उसका वैल्यू आ जाएगा 4k c0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस k के बराबर। ये मेरे पास प्रॉपर जो होगा इसका एक आंसर हो जाएगा, और इस आंसर को अपन चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शंस में गिवन है। 4k c0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस k, 4k c0, और अपने पास में 3 प्लस k, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक टॉपिक आप और पढ़ लेना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तो क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट का मतलब होता है आसपास आ सकता है, सेम एज इट इज कभी रिपीट नहीं होता। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दो क्या दिया हुआ है।
बोल रहा है व्हाट इज द करंट इन वायर ऑफ ए रेडियस आर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी का मतलब होता है J बाई ए, करंट एट पर यूनिट एरिया, इसको अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये गिवन है मेरे पास में J बराबर जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर। इसका मतलब ये अगर वायर के एक्सिस से अपन आर चेंज करेंगे, इसका मतलब करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है, इसका मतलब करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इन विच आर इज द रेडियल डिस्टेंस एंड जे नॉट इज द कांस्टेंट, है ना, ये नियतांक है। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्या दिया हुआ उस बात को समझो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने ये बोला यहाँ पे मेरे पास में क्रॉस सेक्शन ये गिवन है और ये वायर का एक्सिस है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करता हूँ तो ये बोल रहा है ये वेरी करेगा रेडियल डिस्टेंस आर के साथ में, आर के साथ में वेरी करता है। तो मैं बोल देता हूँ कि अगर ये मेरे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ से रेडियल डिस्टेंस में आर जाऊंगा तो करंट डेंसिटी वेरी करेगा। और मैं बोल देता हूँ एक्सिस से अगर मैं आर डिस्टेंस पे गया तो वहां पे करंट डेंसिटी है जे नॉट, इसको बोलूंगा 1 माइनस आर बाई आर। वेरिएबल डेंसिटी है, अगर हर जगह यूनिफॉर्म होती तो टोटल करंट निकाल देते जे इंटू ए, मतलब करंट डेंसिटी को अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन की अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल करंट डेंसिटी अपने को दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर है, बात सुनना देखो, बोल रहा हूँ जे बराबर जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर है। तो टोटल करंट अपने को कैलकुलेट करना है, बात सुनो सारे देखो। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन ऐसे बना लेते हैं और मैं ये वायर का एक्सिस मान लेता हूँ, यहां से आर डिस्टेंस पे गया तो आर डिस्टेंस पर जाकर मैं एक एलिमेंट्री एरिया मान लेता हूँ और इस एलिमेंट्री एरिया को मैंने बोल दिया ये एरिया डी ए के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ आर है और ये इसका थिकनेस डी आर है, तो बाहर वाले की जो डिस्टेंस हो गया है, रेडियस हो गया, वो आर प्लस डी आर के बराबर है। बट आर में इस माइनर चेंज के लिए, एलिमेंट्री चेंज के लिए करंट डेंसिटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, मेजर चेंज नहीं आएगा। तो इस एलिमेंट्री एरिया में मैं इस करंट डेंसिटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इसमें जो मेरे पास करंट का वैल्यू आया उसको मैं लिखूंगा जे डॉट डी ए। अब जे का वैल्यू बोलो कितना है, जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर, और इस डी का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। तो अपने पास में ये इसका करंट आ गया। तो अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहूं तो अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल करंट आ गया आई, और जो अपने पास में जे नोट है उस जे नोट को मैंने बाहर ले लिया और अंदर बचा 1 माइनस आर बाई आर, साथ में मेरे पास बना 2 पाई आर। तो एक काम करते हैं 2 पाई को भी मैं बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास में 2 पाई भी बाहर आ गया। तो अपन बोल देते हैं आई नॉट बराबर, यहां हो गया 2 पाई जे नॉट और साथ में आ गया यहाँ पे मेरे पास में डी आर, आर डी आर आ गया है ना, आर डी आर बोल देते हैं। ये बना आर, साथ में बना डी आर, और लिमिट लगा देता हूं मैं 0 से आर तक। कहां से कहां तक लगाता हूं, 0 से आर तक। इसका मतलब अगर मैं पहले वाले को लिखूं तो आर डी आर हो गया, तो ये आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो मैं करंट की वैल्यू अगर लिखता हूं तो आई नॉट बराबर 2 पाई जे नॉट, तो मेरे पास ऐसे ही बन गया। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आ गया आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई, माइनस। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो आर तो बाहर आ गया और ये आर स्क्वायर है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो मैं बोल देता हूं अपने पास में 3r बन गया, और लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के कहां तक, r तक। अब पहले अपर लिमिट करते हैं, लोअर तो वैसे ही 0 आना है। तो अपने पास में वैल्यू बन गया 2 पाई जे नॉट। यहां से अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास में बन गया आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस का। यहां अगर मैं लिखूंगा तो आर क्यूब बाई 3r है, तो मैं बोल देता हूं ये आर स्क्वायर बाई 3 बचेगा। तो मेरे पास में अगर यहां से अपन लोग बात करें तो 2 पाई जे नॉट तो बन ही गया, आर स्क्वायर मेरे पास में बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6 मेरे पास में, तो ये बन गया मेरे पास में 3, और यहाँ पे बनेगा बताओ कितना, यहाँ पे बन जाएगा 2। तो मेरे पास वैल्यू बचा 1/6। तो मैं 1/6 अगर इसको बोलूंगा तो ये आ जाएगा पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ऐसा कुछ करंट का वैल्यू आ रहा है तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं। तो पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बना वो कुछ पाई आर स्क्वायर जे नॉट बाई 3, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बन रहा है सेकंड। ठीक है भाई, मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोगों के साथ साथ पहले मैंने भी नहीं देखा है। तो अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, शायद मेरे हिसाब से आसान लग रहा है। कंसिडर ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटरनल, इसका मतलब अंदर निकालना है, एंड एक्सटर्नल आर ग्रेटर देन आर, पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन एज। चलो भाई ठीक है, तो अपने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो सेल का मतलब हो गया होलो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पेपर सामान्य नहीं है, बस मेरा ये कहना है।
सामान्य नहीं है, क्वेश्चंस जिनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उनसे नहीं बनेंगे, है ना। तो देखो बात सुनो, ध्यान दो। और जो स्फेरिकल सेल होता है उसमें अगर मैं आर ग्रेटर देन आर की बात करता हूं, तो आर ग्रेटर देन आर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है मेरे पास में वो के क्यू बाई आर होता है, और ये क्यू इसका टोटल चार्ज है, जिसको मैं लिख सकता हूं के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया आर, 4 पाई से 4 पाई गया, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो कहां का वैल्यू हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट लिया क्या मैंने, तो ये तो स्मॉल आर आएगा, है ना, स्मॉल आर आएगा, आउटसाइड वाले की स्मॉल आर आएगा, सरफेस के लिए लिया आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से 4 पाई से 4 पाई गया, अपॉन में स्मॉल आर बचा, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ऐसा तो बहुत सारों में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हट गया। इन बाकी सब पे विचार करते हैं, क्योंकि इसमें आउटसाइड वाला तो सेम ही है, तो अंदर वाले की बात करते हैं। तो अंदर का पोटेंशियल वही होता है जो कहाँ का होता है, सरफेस का होता है। तो इसको मैं के क्यू बाई आर बोल देता हूँ, और के क्यू बाई आर आएगा तो अभी भी मैंने सोल्व किया ही था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। तो अपने पास में ऐसा एक ही ऑप्शन है, सेकंड वाला। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो मेरे पास में करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग नहीं करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए जी, आगे की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और कैसा सवाल दिया ये देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, बताओ ये दोनों कौन से में है, ये दोनों सीरीज में, तो 4 का और 2 का एक बन जाएगा 6, ये 6 इसके साथ में पैरेलल में आएगा, 6 और 3 का मैं एक बना लेता हूँ, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ये बनेगा। तो अपने पास में आया 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो अपने पास में इनका बन गया 2, 4 और 2 वापिस 6 हो गया, 6 और 3 का वापिस कितना बन जाएगा 2, तो 4 और 2 किस में आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 6 ओम के बराबर, है ना। 31st क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ध्यान दो, देखो ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग ही सॉल्व करेंगे, आंसर भी निकालेंगे, आप ही लिखेंगे। सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर and made up of 500 ton, it carries a current of 10 ampere, magnitude of magnetic field inside the solenoid। आप लोग जानते हो इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, यूनिट्स वगैरह का बस ध्यान रखना, ये हो गया म्यू नॉट एन बाई एल इंटू में आई। तो यहाँ जो मेरे पास में जो वैल्यू गिवन है, सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर है, हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते हैं, लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो एल जो है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ वाला बन गया, तो म्यू नॉट एन आई में लगा सकता हूं। तो एन बाई एल जो मेरे पास बनेगा, म्यू नॉट मैं जानता हूं, बोलो कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, लेंथ मेरे पास में 1 मीटर है ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और करंट जो मेरे पास गिवन है उस करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां से वैल्यू बनेगा, ये पावर होगी 3 और 10 टू दी पावर -7, तो बनेगा 4 पाई इंटू 5 इंटू ये टोटल आ जाएगा 10 टू दी पावर -4, तो यही बन गया, ठीक है भाई। इस वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये 20 हो गया, तो 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा वैसे ही, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू पाई इंटू 10 टू दी पावर -3, तो यहां से मैं लिखूंगा तो ये 3.14 इंटू 2 6.28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, बन गया ये लो, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले सामने आया, तो मैंने इसको, मैं सोचा कुछ इसमें लफड़ा है भी, तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, और इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करने की बात करते हैं। क्या कह रहा है देखो थोड़ा, इसमें बोल रहा है इन फिगर एन अरे ऑफ एन पैरेलल रेजिस्टर्स ईच आर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेजिस्टेंस आर। चलो भाई, आर के साथ में जुड़े हुए हैं, ये पूरा अरेंजमेंट जुड़ा हुआ है, एंड एन आइडियल बैटरी, आइडियल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर आर वॉज एडेड इन पैरेलल टू द पैरेलल अरे, इसका मतलब जो ये पैरेलल अरेज गिवन है इसके साथ में एक और जोड़ दिया, द करंट थ्रू द बैटरी वुड चेंज बाय 1.25%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये करंट चेंजेस बाय 1.25% है, 1.25% से करंट में चेंज आया, तो आपको ये बताना है एन का वैल्यू कितना होगा। चलो विचार करते हैं इस वाले पे, ध्यान से सुनना। देखो पहले मैं ये बोल देता हूं कि मेरे पास में बैटरी जुड़ी हुई है, और इस बैटरी के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको मैं बोल रहा हूं आर है, और यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो पैरेलल अरेंजमेंट्स ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, और मान लेता हूं कि मैं ऐसे एन अरेंजमेंट्स हैं, तो एन अरेंजमेंट्स होंगे तो ये सारे ही पैरेलल के अंदर हैं, तो इस वाले अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आर बाई एन।
अब ये आर बाई एन जो होगा ये इस आर के साथ सीरीज में होगा, तो जो मेरे पास में आर इक्विवेलेंट आएगा उस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा आर प्लस आर बाई एन। तो मैं अगर मान लो आर प्लस आर बाई एन के बराबर मान सकते हैं, ये अगर कंडीशन बना तो यहां से आर तो आ जाएगा मेरे पास कॉमन, और यहां पे बचेगा वन प्लस वन बाई एन, तो एन आ गया कॉमन, और यहां बचेगा एन प्लस वन के बराबर। तो अगर मैं करंट की वैल्यू बोलता हूं तो करंट वैल्यू मेरे पास आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई आर, और ये आ जाएगा एन प्लस वन, और साथ में एन चला जाएगा ऊपर। ये पहला करंट है, आई वन मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं इसके साथ में अगर मैंने एक रेजिस्टेंस और जोड़ा तो अब ये रेजिस्टेंस मेरे पास में एन नहीं रहे, ये रेजिस्टेंस एन प्लस वन हो गए। कितने रेजिस्टेंस हुए? एन प्लस वन के बराबर। तो यहां से अगर मैं नया आर इक्विवेलेंट निकालता हूं तो नया आर इक्विवेलेंट मेरे पास आया आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, राइट। अब देखो ध्यान दो, आर इसमें से कॉमन आया, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में एन प्लस वन। तो यहां पे जो वैल्यू बचेगी मेरे पास में उसको मैं बोल देता हूं, यहां से बचेगा एन प्लस वन, तो मेरे पास वैल्यू आ गई एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू आर। ये कंडीशन बन गई मेरे पास, ठीक है। अब बात सुनो, देखो नया जो करंट मेरे पास बना उस नए करंट को, अब मैं डायग्राम को हटा लेता हूं, डायग्राम अपना जगह नहीं घेरे इसलिए। अब बात सुनो, देखो जो नया करंट मेरे पास में बना उस नए करंट को मैं बोल देता हूं आई टू इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट डेस। बोलो कितना है? इसको मैं लिखूंगा आर, यहां बच जाएगा मेरे पास में, बताओ कितना, वी बाई आर बनेगा। तो मैं इसको लेता हूं एन प्लस टू, यहां रह गया, और एन प्लस वन चला गया ऊपर। तो ये मेरे पास में बना आई टू, कौन बना? आई टू बना। करंट चेंज हो गया। अब अपने को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और रख देता हूं तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रखने से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने से सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये 1.25% जो आपको दिया गया है ये करंट में ग्रोथ है। इसका ग्रोथ है, करंट का ग्रोथ है। तो यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें बोला गया करंट इज चेंजेस बाय 1.25%। इसका मतलब पहले से अगर I1 है तो उसमें कुछ चेंज आया है, इसका मतलब करंट बढ़ा है या घटा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो अपने पास में जो यहां से दिया हुआ था वो दिया हुआ था डेल्टा आई बाई आई इंटू 100%, इसका वैल्यू है 1.25, जिसको मैं लिख सकता हूं बाई 100। और इसका वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो अपन लोग बोल सकते हैं 25 5, और ये आ गया 4 के बराबर, ठीक है भाई, चलो मान लिया अपन ने। इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो डेल्टा आई बाई आई का जो वैल्यू मेरे पास है वो 5/400 हो जाएगा, और इसको मैं बोल देता हूं 1/80 है। तो अपने पास में जो चेंज इन करंट आया ना, उस चेंज इन करंट का वैल्यू मैं बोल देता हूं I/80 है। इतने से करंट में चेंज आया। तो अब मैं जो I2 बोल रहा हूं उस I2 को क्या बोला जा सकता है? I1 प्लस डेल्टा आई। क्या बोल सकते हैं? I1 प्लस डेल्टा आई बोला जा सकता है। तो डेल्टा आई की जो वैल्यू मेरे पास आई वो डेल्टा आई का वैल्यू I/80 है। तो बात सुनना सारे, देखो तो अगर मैं I2/I1 निकालूं, बात सुनना देखो, तो I2 का वैल्यू मेरे पास में बोलो कितना होगा? I1 प्लस में जो मेरे पास वैल्यू आएगा I1 डिवाइडेड बाई 80, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 81 डिवाइडेड बाई 80 इंटू I1 है। तो अपन ये बोलेंगे I2/I1 का रेशियो, I2/I1 का रेशियो, ध्यान से देखो, तो I2/I1 का रेशियो मेरे पास में है 81/80, और या मैं बोल सकता हूं I1/I2, ये मेरे पास में आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 81। अब मैं इसको स्लाइड को हटा रहा हूं यहां से, दोबारा सुन लो, जो मेरे पास I1/I2 आया यहां पे लिख देता हूं मैं, I1/I2 का जो वैल्यू है वो 80 डिवाइडेड बाई 81 है। इसका मतलब जो मेरे पास ये कंडीशन बनी ये I2 मोर देन I1 होगा, है ना, अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूं तो। अब देखो बात सुनो सारे, मुझे तो n का वैल्यू निकालना था, और अगर मैं n का वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं यहां से I1 डिवाइडेड बाई I2, I1 बोलो कितना था, ये मैं रिलेशन लिखूंगा तो V बाई आर से V बाई आर तो गया, तो यहां पे बोलो क्या बचेगा? यहां बचेगा n डिवाइडेड बाई n प्लस वन डिवाइडेड बाय, बोलो यहां पे कितना बचेगा? यहां की वैल्यू मेरे पास में आएगा n+2 डिवाइडेड बाय, बोलो यहां का वैल्यू कितना है? n+1, और इसका जो वैल्यू मेरे पास में बचा इस वैल्यू को बोलो क्या लिख सकते हैं? 80 डिवाइडेड बाई 81। सही लिखा क्या मैंने? देखना एक बार, n+1 ये वैल्यू आ गया 80 डिवाइडेड बाई 81, कुछ शायद गड़बड़ हो सकता है। I1/I2 का रेशियो अगर अपन देखें तो 80 डिवाइडेड बाई 81 है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं वैसे देखता हूं तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81n, ठीक है, ये आ गया 80n, ठीक है, और साथ में आ गया मेरे पास में यहां से देखो 81n हो गया, 80n हो गया,
ठीक है भाई, और साथ में इसका वैल्यू आ जाएगा 160 आ रहा है यार, ये तो n का वैल्यू तो इस हिसाब से तो अपन ने कुछ गड़बड़ करा है सॉल्व करने में, पूरे पैटर्न से ही निकालना पड़ेगा भाई। तो अपने पास में एक रिलेशन आया था I1 डिवाइडेड बाई I2 दिस इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 81। चलो ये तो अपन मान लेते हैं, ये तो अपन मान लेते हैं। तो अपने पास में I1 तो आया था n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, राइट, और ये आया था n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये तो करंट नहीं है, सॉरी, तो करंट नहीं है, आर इक्विवेलेंट है। I2 का जो वैल्यू मेरे पास होगा v डिवाइडेड बाय r, और इसका वैल्यू मेरे पास बचेगा n प्लस 1, n प्लस 2 सॉरी, n प्लस 2, और साथ में मेरे पास में था r तो था ही, और n प्लस 1 चला जाएगा ऊपर, ये बनेगा भाई। गड़बड़ किया था मैंने, r का रेशियो ले लिया। तो I1 बाई I2 अगर मैं निकालूंगा तो I1 बाई I2 बराबर, बोलो I1 बाई I2 तो कितना है, 80/81 है, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो I1 मेरे पास बना V बाई R, तो ये बन गया n बाई n प्लस 1, और ये बन गया n प्लस 1 बाई n प्लस 2। तो कंडीशन जो मेरे पास बनी वो कंडीशन बन जाएगा n इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भैया। तो 80 डिवाइडेड बाई 81 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेना, इसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा है, n का वैल्यू 8 आ जाएगा, इतना काम आप कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, ठीक है, आप लोग भी इसके सॉल्यूशन को ट्राई करें। मैं बोल रहा हूँ n की जो वैल्यू आपके पास में यहाँ से बनेगी, तो वैल्यू ऑफ n मैं बोल देता हूँ n इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। कितना बनेगा, n इक्वल्स टू 8। ओके, चलो जी अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं, 34 पे। बोल रहा है 2 सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर लाइंग कंसेंट्रिकली इन द सेम प्लेन सच दैट r1 इज मोर देन r2, r1 का वैल्यू r2 से बहुत ज्यादा है, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी। बात सुनो सारे, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने पास में यहां से 2 लूप रखे गए हैं, ये R2 है, और बाहर जो रखा गया है वो R1 है। अब एक बात सोचना ध्यान से सारे, इसमें मैंने कोई करंट फ्लो कराया I1 मान लो, और इसमें मान लो I2 मान लो, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, दूसरे का फ्लक्स, किसी एक लूप का फ्लक्स किसी दूसरे में से पास करे। तो सबसे पहले तो मैं जो ये I1 है ना, इस I1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं यहां पे, इस वाले के सेंटर पे, और इसका रेडियस हालांकि बहुत कम है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर, वो इसके थ्रू आउट द एरिया में यूनिफॉर्म मान सकता हूं। कारण क्या है भाई, मैं कह रहा हूं R2 तो R1 तो बहुत ज्यादा है, और R2 का एरिया है वो इसकी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और कम है इसका मतलब ये जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन और थ्रू आउट इट्स एरिया ऑफ द प्लेन, है ना। ऐसे अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, ऐसा कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे। किसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं, B1 का। अब बात सोचो, देखो तो बोलो B1 कितना आएगा, B1 आएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2R1, ठीक है। तो इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा सेकंड वाले में से, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं B1 इंटू A2। ध्यान रहे, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एरिया कम है, और इसके थ्रू आउट द एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मेरे पास B1 का वैल्यू बताओ कितना आया, म्यू नॉट I1 बाई 2R1, और एरिया में लिख दूंगा पाई R2 स्क्वायर, राइट। तो अपने पास ये कंडीशन बन गया φ2 का, और φ2 जो होगा वो होगा M21I1। बात समझ आई ना, दूसरे के करंट पे डिपेंड करना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो अपने पास में M21 का जो वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ पे कितना होगा 2R1। तो अपने पास में यहां से बोलेंगे R2 स्क्वायर बाई R1 पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा ऑप्शन जो मेरे पास बनेगा वो ऑप्शन नंबर बनेगा 4। ठीक है, हो गया काम। ओके जी, थोड़ा और टाइम होता, क्लास पढ़ा रहे होते तो इसमें एक्स्ट्रा बताते कुछ और आपको, कि अंदर वाले से भी निकाल सकते थे, वो कैसे करेंगे वो एक अलग मुद्दा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दो, ये थोड़ा सा टेक्निकली चेंज करके क्वेश्चन पुट कर दिया अपने पास, है ना। क्या दिया हुआ देखो, ध्यान देना। द करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय I इक्वल टू 16t, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और करंट वेरी करेगा तो किसी भी अपन ये बोल सकते हैं द करंट इज इन एम्पियर एंड t इन सेकंड। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। एनर्जी बतानी है तो इंडक्टर का एनर्जी अपन जानते हैं 1/2 Li स्क्वायर होता है। तो अपने को 1 सेकंड पे करंट चाहिए और सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए, राइट। चलो अभी बात सुनो, देखो इफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट इज 16 मिलीवोल्ट। सेल्फ इंड्यूस्ड इसलिए हो रहा है कि करंट जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, और अगर करंट इसमें चेंज होगा तो सोलेनोइड जो, सॉरी, कोई भी जो अपने पास में इंडक्टर होता है
वो सेल्फ करंट में चेंज का अपोज करता है। तो करंट का वैल्यू मेरे पास में 16t दिया हुआ था और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मेरे पास होता है वो L इंटू DI/dt के बराबर होता है। तो E का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 16 इंटू 10⁻³ बराबर L में निकाल सकता हूं यहां से और मैं लिखूंगा d/dt ऑफ, बोलो यहां पे I का वैल्यू कितना है 16t, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 16 बनेगा। तो L का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 16, तो मेरे पास आया 10⁻³ हेनरी। इसका मतलब 1 मिली हेनरी बोला जा सकता है। ये कोफिशिएंट यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। चलो भाई, 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा का मान बताओ। तो 1 सेकंड में करंट बताओ कितना होगा, करंट का वैल्यू होगा 16 एम्पियर और L का वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो U आएगा 1/2, जो मेरे पास L है उस L का वैल्यू है 10⁻³ और I स्क्वायर जो मेरे पास होगा उसको मैं ले देता हूं 16 इंटू 16 लिख देता हूं। I का वैल्यू 1 सेकंड पे ही आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये आ गया मेरे पास में 8, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 48 4 और 12 इंटू 10⁻³ जूल, ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो। 128 गुणा 10⁻³ मतलब मिली जूल में दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। 128 मिली जूल विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में डील करें, सॉल्व करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, शायद इसमें ज्यादा बताने की बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। करेक्ट, निश्चित लंबाई के दो एक समान चालक तारों में से एक को वृत्ताकार लूप त्रिज्या R और दूसरे को वर्गाकार लूप भुजा D में मोड़ा गया है। दोनों में समान धारा I प्रवाहित होती है। तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और वर्गाकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, सर्कल वाला तो मुझे डायरेक्ट याद है, स्क्वायर वाला मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, रेशियो आप लोग निकाल लेना। मैं बता देता हूं एक बार के लिए, जो सर्कल होता है उस सर्कल का तो जो रेडियस बनेगा डायरेक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैं डिराइव कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, उस सेंटर वाले पे अपन लोग बोल सकते हैं μ0I डिवाइडेड बाई 2R और R को मैं लिख सकता हूं L/2π, क्योंकि 2πr इक्वल्स टू कितना आएगा L। ऐसे ही जो मेरे पास में स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर का यहां से जो L लेंथ बना तो इसका मैं बोल देता हूं L/4 बना। L/4 के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपन लोग निकाल देते हैं, करंट इसका I मान लेते हैं, तो साइड लेंथ को L/4 मान के यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो और इन दोनों का रेशियो निकाल दो, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देख लेना, आपकी थ्योरी में लिखवाया हुआ होगा मेरा भी, या आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। 37 देखें क्या दिया हुआ है। ये कह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये करंट का इक्वेशन है ना। चलो भाई, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट इज गिवन बाय, सबसे पहले तो रूट मीन स्क्वायर पता होना चाहिए। IRMS का क्या मीनिंग है, ये RMS ये कहता है किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट, स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। तो सबसे पहले तो आई स्क्वायर करके देख लो, आई स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। उसके बाद देखो ये वाला बोलो कितना बनेगा, I2 स्क्वायर, यहां मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। और उसके बाद में आ जाएगा 2I1 I2 और यहां मैं बोलूंगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट। अब देखो बात सुनो, आई स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालेंगे तो फुल साइकिल के लिए कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, इसका एवरेज भी हाफ होता है और इनका एवरेज 0 होता है, अपन जानते हैं कोई बड़ा काम नहीं है। तो आई स्क्वायर को अगर मैं एवरेज लिखता हूं तो ये आ जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2 और ये साथ में मैं ऐसे लिखता हूं I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस का I2 स्क्वायर बाई 2, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसका RMS वैल्यू निकालूं तो इसका अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी कि अपने पास ये बना I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, तो अपन ये बोल सकते हैं कि मेरे पास में जो IRMS होगा वो IRMS ऐसे बन जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का रूट लिख देता हूं मैं, तो ये मेरे पास किसका वैल्यू बन जाएगा IRMS। और ऐसा ऑप्शन मेरे पास एक ही बन रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। महाराज जी ऐसे मत कर देना कि स्क्वायर लग रहा है रूट निकाल दो बाहर, I1 प्लस I2 लिख दो, ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर है, इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मत पुट कर देना, ओके। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 38, थ्योरेटिकल सवाल है। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, जब एक धात्विक सतह को तरंगदैर्ध्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है तब निरोधी वो V0 है। जब इसी सतह को 2 लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से आरोपित करते हैं तो V0/4 हो जाता है। इस धात्विक सतह के लिए देहली तरंगदैर्ध्य होगा लैम्डा नॉट, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा नॉट। अच्छा, पहले जब मैं बोल रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, जब वेवलेंथ लैम्डा लगाई और जब 2 लैम्डा लगाई तो V0/4 हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या कंडीशन आता है देखो ध्यान देना। अपन ये जानते हैं जो अपने पास में Kmax होता है, Kmax को EV0 से लिखते हैं, आपको अगर ध्यान हो
और इसको मैं लिख सकता हूं एच सी बाई लेमडा माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट। तो मेरे पास में एच सी तो आ गया कॉमन, और यहां बचेगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये पहली इक्वेशन आ गई, राइट। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि ये वैल्यू मेरे पास में आएगा EV नॉट बाई 4। कितना आया? EV नॉट बाई 4। तो यहां से अपने पास कंडीशन बना एच सी बाई 2 लेमडा, और यहां पर आ जाएगा माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट। और अपने को किसका वैल्यू निकालना है? लेमडा नॉट का। तो भाई साहब इसके अंदर से सीधा सीधा तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब एच सी बाई लेमडा को रिप्लेस कर दो। तो एच सी बाई लेमडा को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा EV नॉट प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट, राइट। EV नॉट प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट, तो ये बन गया 1/2। यहां पर आएगा EV नॉट, क्या आएगा? EV नॉट। और प्लस में मेरे पास में यहां से वैल्यू, ये भी फिर नहीं बनेगा, EV नॉट बच जाएगा। और EV नॉट के टर्म्स में तो अपने को फाइंड आउट ही करना है। तो क्या करें? EV नॉट को रिप्लेस करें क्या? EV नॉट को रिप्लेस V नॉट के टर्म्स में तो आंसर लाना है, तो रिप्लेस तो कर नहीं सकते। तो मैं ये बोल देता हूं अपने पास में, चलो ऐसे ही कर देते हैं, फिर एक बार लगाते हैं इसको। 1/2 एच सी बाई EV नॉट हो गया, और साथ में आ गया मेरे पास में एच सी बाई लेमडा नॉट, और माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट यहां से बन गया, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं, यहां से ये बन गया EV नॉट बाई 2। कितना आया? EV नॉट बाई 2। और यहां पर मेरे पास में आ जाएगा एच सी बाई 2 लेमडा नॉट, और एच सी बाई लेमडा नॉट तो ये वैल्यू आ जाएगा, यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट, माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट, और ये वैल्यू आ गया EV नॉट बाई 4। कितना आ गया? EV नॉट बाई 4। और वैल्यू अपने को लेमडा नॉट की ही निकालनी थी, इसका वैल्यू निकालना था लेमडा नॉट। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? तो देखो रेशियो से कैलकुलेट हो सकता है क्या? रेशियो से, रेशियो से ट्राई कर लेते हैं, कुछ क्या पता गलत अप्रोच ले ली हो अपन ने। पहला तो यही बन गया ना। दूसरे वाले में वैल्यू आ गया EV नॉट बाई 4 बराबर में एच सी बाई 2 लेमडा। हाँ, इससे भी बन सकता है, माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट, ये तो सेम ही रहेगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से EV नॉट से EV नॉट गया, और चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू बन गया 4/1 बराबर में एच सी बाई लेमडा माइनस का एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होने से यहाँ बचेगा 2HC बाई लेमडा, है ना, 4 ये बन गया। और साथ में आ जाएगा माइनस का 4, और साथ में आ जाएगा HC बाई लेमडा नॉट, HC बाई लेमडा नॉट। HC और HC तो गया, तो अपने पास में यहां से वैल्यू बन गया 4/λ नॉट माइनस का 1/λ नॉट, और इधर आ जाएगा मेरे पास में 2/λ, ये तो पहले से था, माइनस का 1/λ। तो यहां से मेरे पास में वैल्यू बन गया, बताओ किसके बराबर? 1/λ बन गया, और इधर बन गया 3/λ नॉट। 3/λ नॉट बराबर 1/λ, तो लेमडा नॉट का वैल्यू आ जाएगा 3λ के बराबर। ऐसा देखो भी कुछ बन रहा है क्या? ऑप्शन चेक कर लो। लेमडा नॉट बराबर 3λ के बराबर, हाँ बन रहा है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन से बन रहा है ना। गलत एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे थे अपन लोग, मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो। तो ये एक्चुअल में डिस्कशन पार्ट है, ऐसा नहीं कि अपने को डायरेक्ट आंसर बताना है। तो शायद थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए अप्रोच भी, सोचने का तरीका भी साथ साथ बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 39, एक बार देख लेते हैं, ज्यादा लेंथ का वीडियो नहीं बनना चाहिए। ओके चलो, क्या कह रहा है देखो, एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ का वैल्यू ये दिया हुआ है, ईएमएफ बोलो कितना है, 200 साइन 100t के बराबर दिया हुआ है। ये इसका पीक वैल्यू है और ये इसका ओमेगा है, मान लेते हैं। कनेक्टेड टू ए चौक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, इसका मतलब ये आरएल सर्किट है। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज, देखो बात सुनो सारे, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है भाई। और जो मेरे पास में कॉस फाइव होता है, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो कॉस फाइव को अपन लोग R/Z बोल सकते हैं, अगर ध्यान हो, देखो बात सुनना। आरएल सर्किट क्या होता है, ये मैं बोल देता हूं, ये आर है और ये करंट के फेज में होता है, और ये वाला अपन ने बोल दिया जो एक्सएल है, और दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो ये आता है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये फाइव है। तो कॉस फाइव अगर अपन निकालते हैं ना तो ये R/Z के बराबर आता है। ये एक्सएल है तो ये एक्सएल है, तो अपन बोलेंगे Z इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है, √ऑफ R² प्लस XL², ऐसा बोलते हैं। तो कॉस फाइव इक्वल्स टू R/Z होता है। और IRMS जो होता है ना, उसको अपन लोग VRMS इंटू VRMS बाई Z लिख सकते हैं, और इंटू में कॉस फाइव को R/Z लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया
वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, तो चीजें आसान होगी। बोलो क्लियर। तो जेड स्क्वायर का मतलब ये ओनली इसी से काम चल जाएगा। ओमेगा अपने को दिया हुआ है, बोलो कितना है, 100 दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यूज अपने को निकालनी है। वी आर एम एस स्क्वायर बोलो कितना होगा, वी आर एम एस होता है 200 बटा रूट 2, तो अपने पास में यहां से लिखेंगे 200 बटे रूट 2 का होल स्क्वायर, पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। इंटू आर का वैल्यू बोलो कितना है, आर दिया हुआ है मेरे पास में 100 के बराबर, ठीक है भाई। जेड का वैल्यू बोलो कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई 100 का स्क्वायर मान लिया, और प्लस में जो वैल्यू मेरे पास आएगी एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, ओमेगा 100 दे रखा है, एल का वैल्यू 1 है, तो ये 100 ही आ जाएगा, तो ये 100 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10,000, और ये हो गया 10,000, तो टोटल हो गया 20,000 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे रूट 2 बचा, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 200 इंटू 200 इंटू 100 बटे में, यहां से जो वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा उसको अपन लोग बोल सकते हैं, बताओ कितना, ये रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, इंटू में ये 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर हो गया। तो अपन लोग अगर इसको भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, 100 स्क्वायर को अपन लोग लिखेंगे मैं ये बोल देता हूं 2 टाइम्स ऑफ 100 का स्क्वायर, क्या पता भाई कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो एक 100 से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गड़बड़ कर दिया यार मैंने, तो ये 2 टाइम्स ऑफ गलत लिख देते, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में 100 का स्क्वायर आया 10,000, और 10,000 इंटू में 2 तो पहले से था ही यहाँ पे, 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 20,000, ठीक है। 2 से 2 वैसे चला गया तो यहाँ बचा 100, ठीक है भाई साहब। 2 पावर इसके साथ चलेगी, ओके, और मेरे पास में 2 पावर चलेगी इसके साथ, कुछ गड़बड़ करा गया भाई साहब। एक काम करना, इसमें वैल्यू रख के तुम सॉल्व कर लेना और आंसर पोस्ट कर देना, टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, है ना। जोड़ बाकी के अंदर कंसेप्ट यही होगा, वैल्यूज वगैरह रखना। 200 बटे रूट 2 का स्क्वायर हो गया, 100 बटा 100 प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये 200 इंटू 200 आएगा, ये टोटल अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा, और इसमें अपन एवरेज पावर को निकाल सकते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 40 देखो। तो अपने पास में ये कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है और वो 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू जो है वो 80 मिनट में डिजोल्व हो रहा है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द मटेरियल बताना है। तो आपको अगर ध्यान हो तो अपन लोग ये लिखते हैं ना, रिलेशन बना लेना, n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस का t बाई टाउ, जो अपन कैलकुलेट करते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो, वैल्यू रखना, ज्यादा मेरे बताने लायक सवाल नहीं है। अब जो समझाने वाला होगा उस पर करेंगे, वीडियो लेंदी बनेगा नहीं तो, है ना। नहीं आए तो मेरे को पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। The formation of the depletion region in a PN junction is primarily caused by, PN junction पे ये theoretical question है, डिस्कस कर लेते हैं। The drift of holes, होलों का अपवाह। देखो अपवाह जो होता है, अपवेन जो होता है वो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स्ड होता है ये। अपन लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट होगा, अदरवाइज तो डिफ्यूजन होता है। ये कह रहा था डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द माइग्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज, क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। देखो बात सुनो, डिफ्यूजन के कारण होता है। जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्रॉस द जंक्शन डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन होने के कारण अपन लोग ऐसा बोल देते हैं वहां पे डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। एम आई राइट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं। 42 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। कह रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। तो देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखोगे तो h/mv लिखोगे, है ना, h/mv, या ये h/p बोल देता हूं मैं, और p को लिख सकते हैं √2mk। क्या बोल सकते हैं, √2mk। फ्री स्पेस, लेट EE एंड PE रेफर्स टू द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, बात बाद में लिख लेंगे। Okay, and EP and PP refers to the energy and linear momentum of the photon respectively. Which of the following relation is correct? क्या बात है भाई साहब, Which of the following relation is correct? अब ये क्या पता किसका रेशियो पूछ रहा है, एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, 2c/v पूछ रहा है, EE, ये कह रहा है दोनों बराबर हैं क्या, इलेक्ट्रॉन मूविंग फोटोन मूविंग इन फ्री स्पेस सेम है। ओके, अपन लोग बोल देते हैं लेमडा E बराबर लेमडा P है। ठीक है साहब। तो अपने पास में अगर मैं इसका लेमडा लिखता हूं इलेक्ट्रॉन का, तब तो आ जाएगा मेरे पास में h/pe बराबर जो फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। अच्छा, फोटोन की एनर्जी अपन लोग बोलते हैं, ये बताओ किसके बराबर होता है फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी अपन लोग बोल देते हैं hc/लेमडा के बराबर है, hc/लेमडा के बराबर है। और अगर मैं इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखता हूं फोटोन का, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो h/p होता है, और अपन जो E बराबर mc स्क्वायर होता है तो mc इंटू सी लिखते हैं।
तो अपने पास में जो इसका मोमेंटम होता है उसको E बाई सी से लिखा जा सकता है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल है, मास को तो अपन कहीं काम में लेंगे नहीं। तो अपने पास में यहां से H बाई पी ई बराबर, मैं बोल देता हूं कि अपने पास ये रिलेशन बना, बोलो किसके बराबर, H बाई पी होगा, तो मैं इसको H बाई पी लिखूंगा। तो P को मैं लिख सकता हूं यहां से E बाई सी। बताओ ये E किसका है, फोटोन का, E किसका है, फोटोन का। ठीक है भाई साहब, अब इसमें रिलेशन चेक कर लो, ई अपॉन ईपी, ई अपॉन ईपी, ई अपॉन ईपी, ये तो भाई स्क्वायर में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में तो फिर पीई बराबर अंडर रूट ऑफ 2m ही लिखना पड़ेगा। और साथ में बोल रहा है पीई अपॉन पी पी बराबर v बाई 2c के बराबर लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, इस वाले को लिख देते हैं h बाई पीई को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल घूम गया अभी मामला ये तो, चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है देखो, ध्यान दो, दोनों का वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन और इसका बराबर है, फोटोन का बराबर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं h बाई पीई, और इसको लिखेंगे h बाई पी पी। तो वैसे तो ये तो दोनों बराबर होंगे, तो इनमें तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। तो मैं इस वाले को लिख देता हूं, जो मेरे पास में पीई आएगा, इसका वैल्यू बन गया, बताओ कितना, अंडर रूट ऑफ 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर बन जाएगा ई के बराबर। तो ये रिलेशन तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एच अपॉन जो फोटोन आएगा, फोटोन का जो मोमेंटम होता है उसको अपन लोग ई बाई सी से लिख सकते हैं। और ई बाई सी से लिखेंगे तो ये बोलेगा एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी। चलो भाई, तो अपने पास में इस फोटोन को लिखा, और ये जो वैल्यू आएगी एच बाई, इसको मैं लेता हूं अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर आ जाएगा मेरे पास में एच सी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। ये बन गया, तो एच सी से एच सी तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई साहब, तो ये बन गया, तो मैं इसको बोल देता हूं अंडर रूट ऑफ 2m बराबर में मेरे पास बन गया ईपी। इसको हटाओगे तो ये ईपी स्क्वायर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा ईपी स्क्वायर। तो मैं बोल देता हूं मेरे पास में ईपी स्क्वायर बाई ई जो बनेगा उसका वैल्यू आ गया 1/2m। और वैसे भी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास में ईपी डिवाइडेड बाई ई जो बना उसको मैं लिखता हूं 1/2m, और साथ में आ जाएगा एनर्जी, और एनर्जी को अपन लोग लिख सकते हैं, जो एनर्जी अपने पास है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, राइट। चलो भाई, और इस एक फोटोन की एनर्जी को मैंने यहां रिप्लेस कर दिया, और फोटोन की जो वैल्यू एनर्जी आती है उस एनर्जी को अपन लोग बोल सकते हैं, फोटोन की जो एनर्जी मेरे पास बना उसको मोमेंटम के टर्म्स में अगर लिखना हो तो मोमेंटम बोलो क्या होता है, फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा ई बाई सी के बराबर। तो ई को लिख सकते हैं पीसी के बराबर, है ना। तो अपने पास में ये पीसी बन जाएगा, एनर्जी बराबर पीसी। अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है इसमें यार, रिलेट करना रे कुछ। यही वैल्यू रख के देख लेंगे, 2c/v। चलो लास्ट में देखते हैं, कुछ थ्योरेटिकल है, ऐसे इक्वेशन इक्वेशन इधर उधर करनी पड़ेगी इसमें 42 वाले में, है ना, बनेगा तो ये थ्योरेटिकल सा मामला है कुछ। 43 वाला देख लो, 43 ऐसा तो मैंने करा दिया था शायद यार, पहले हो गया था। ओके, या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन मैं 22 वाला भी लेक्चर इसमें अपलोड करूंगा। ये वीडियो मेरे को लग रहा है थोड़ा लेंदी बन रहा है, तो अपन लोग ये जो इसमें आगे के 10-12 क्वेश्चन हैं उसको अपन अगले लेक्चर के अंदर वापस से डिस्कस कर लेंगे, और आगे 22 वाले का भी अपन एक प्रॉपर लेक्चर अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग इसको एंजॉय करिए। और लास्ट में थ्योरेटिकल वाले में क्या फंस रहा था वो एक बार आप लोग थोड़ा सा ट्राई भी कर लेना, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू।